तो कॉग्निटिव थेरेपी ये कहती है कि इरेशनल थॉट पैटर्न को अगर हम चेंज कर दे, रिकंस्ट्रक्ट कर दे एक रैशनल थॉट पैटर्न से, वैलिड थॉट पैटर्न से, इसका मतलब हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, बिहेवियर मॉडिफाई हो जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड कॉग्निटिव अप्रोच इन काउंसलिंग। काउंसलिंग में बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैसे हम यूज़ करेंगे और कॉग्निटिव अप्रोच को कैसे यूज़ करेंगे, ये हम इस वीडियो में सीख जाएंगे, या फिर हम कहें कि ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में सबसे पहले हम बिहेवियर को समझेंगे, व्हाट द बिहेवियर मीनिंग, ओके। एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होगी, बिहेवियर को कैसे डिफाइन करते हैं, ये दो चीज़ें। उसके बाद हम प्रिंसिपल करेंगे, और कुछ टेक्निक्स जिससे कि जो बिहेवियर मॉडिफाई किया जाता है, सम टेक्निक्स यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सीबीटी में मतलब कॉग्निटिव अप्रोच में हम करेंगे सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एल्बर्ट एलिस एंड एरोन बेक, REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसके अंदर ABCDE मॉडल, ये मॉडल है जो ये कुछ टॉपिक्स हमने एक ओवरव्यू लिया कि हाँ हम ये ऐसा करने वाले हैं। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, 04 कंप्लीट कर चुके हैं, 03, 02 लेसन है जो कंप्लीट कर चुके हैं। 1 में हमने साइकोडायनामिक पढ़ा था, 2 में हमने इनसाइट काउंसलिंग के बारे में पढ़ा, ब्रीफ थेरेपी के बारे में पढ़ा, शॉर्ट टर्म काउंसलिंग के बारे में पढ़ा। 3rd चैप्टर में हमने क्या किया, इंटरपर्सनल काउंसलिंग और इंटरपर्सनल थेरेपी के बारे में हमने पढ़ा। अब लेसन 4th में जो लास्ट लेसन था उसमें हमने चिल्ड्रन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा, लेसन 4। और अब यहाँ जो 5 है जहाँ पर हम बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करते हैं, कॉग्निटिव अप्रोच कैसे हम यहाँ पे लगाएंगे, ये सभी है जो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहेवियर का मीनिंग क्या होता है बिहेवियर से। अभी मैंने आपसे पूछा कि बिहेवियर क्या होता है, तो आपको क्या लगता है क्या होगा बिहेवियर? आप सभी को पता होगा कि हाँ हम कई बार कहते हैं हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, है ना, इस तरह की बातें कहते हैं कि हमें कैसे चलना चाहिए, किसी से कैसे बात करनी चाहिए, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन क्या हैं। और कई बार आपने ऐसा भी फील किया होगा, मान लीजिए आरव रुचि से मिलता है और उसने देखा कि रुचि है जो क्या है, नर्वस है। अब उसने कैसे पता चला उसको कि रुचि नर्वस थी? शायद रुचि ने कुछ ऐसा सिंबल दिया हो कि शायद अब नेल्स को कुछ यूं छेड़ रही हो, है ना, छेड़खानी चल रही है वहाँ से, या फिर उसने उससे कुछ सवाल पूछा होगा या कोई क्वेश्चन पुट किया होगा, तो उसने शायद मुझे नहीं पता कुछ ऐसा रिस्पॉन्स दिया होगा, या फेशियल एक्सप्रेशन, या फिर वो डरी हुई लग रही है चेहरे से, या उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि हाँ भाई वो डरी हुई है। तो ये सभी क्या है, आरव को उन सिम्टम से क्या पता चला, शी इज नर्वस, कि वो नर्वस है। या फिर कभी आपने किसी से बात की और उसने कहा हो कि भाई तुम्हारा तो रूड बिहेवियर है। तो रूड बिहेवियर कैसे हो सकता है? आपने उसके साथ अच्छी तरह बात ना की हो, या फिर तुम्हारा काफ़ी अच्छा बिहेवियर है, शायद आपने उससे विशेज़ किए हों, उसके जो बात को ध्यान से सुना हो, ठीक है, उसकी बात में इंटरेस्ट शो किया हो, आपने फेशियल एक्सप्रेशन की तरफ स्माइल की हो, या फिर आप हाँ ऐसे मतलब उसको समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है डिफरेंट सिचुएशंस में, ठीक है। हमारे फेशियल एक्सप्रेशन वहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं, हमारे एक्शन, हमारी रिएक्शन, सभी चीज़ें जो इंक्लूड हो जाती है बिहेवियर में। सो बिहेवियर क्या है, इन विच पर्सन एक्ट, कंडक्ट देमसेल्फ, ओके, जहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन, एक्शन, रिएक्शन, ये सभी है जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे बिहेवियर में। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की, जो लिखा है कि बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है इमोशन से, थॉट से, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से। अगर आपका सर्कमस्टांसेस, आपके इमोशंस और थॉट अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, तो ऑब्वियस है कि आपका बिहेवियर भी अलग अलग होगा। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर दोबारा आ जाएंगे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या होगा? चैप्टर का मेन मुद्दा है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अब आपको पता चला कि बिहेवियर किसी का रूड बिहेवियर, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि उसके बिहेवियर में कुछ चेंज हो जाए, इसका मतलब वो रूड बिहेवियर को छोड़ दें और एक अच्छे जो आदतें हैं वो अपना लें, उसको कहेंगे बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इट मीन्स बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच वी will use some techniques through which
डिजायर्ड बिहेवियर को हम रिपीटेड मोड में ले आएंगे, अनडिजायर्ड बिहेवियर को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। दैट इज द बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन सिंपल वर्ड्स। होपफुली यू अंडरस्टैंड। सो बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच वी यूज सम टेक्निक्स टू डिक्रीज और इंक्रीज स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर और रिएक्शन। हम चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को, कि बच्चा सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है, गुड बिहेवियर है ना, एक अच्छी आदत है, तो उसको रिइंफोर्स करने के लिए उसके बिहेवियर में ये चीज़ें, उसकी हैबिट बनाने के लिए हम क्या करें, उसको रिइंफोर्स करेंगे, ठीक है, कुछ रिवॉर्ड करेंगे। या फिर बच्चा किसी को है जो मिसबिहेव कर रहा है, किसी से गंदा बोल रहा है, तो हम कहेंगे उसको पनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो पनिशमेंट और रिइंफोर्समेंट दो मेन टर्म है जो कि आपको प्रिंसिपल में भी बार बार देखने को मिलेगी। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में रिइंफोर्समेंट, पनिशमेंट बार बार आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, डिजायर्ड बिहेवियर को प्रमोट करेंगे, अनडिजायर्ड बिहेवियर को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। सिंपल, ओके। बिहेवियर मॉडिफिकेशन डन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अब कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में यूज किए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में जो पहली रिइंफोर्समेंट, दूसरी पनिशमेंट, दो मेन इंपॉर्टेंट टर्म हैं। अब जो रिइंफोर्समेंट है वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट भी होती है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी होती है। ऐसे ही पनिशमेंट पॉजिटिव पनिशमेंट भी होती है और नेगेटिव पनिशमेंट भी होती है। इस ग्राफ को भी देख लीजिए, लेकिन समझना जरूरी नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा तब समझिएगा, ठीक है। सो बिहेवियर का आपको एम तो पता चल गया होगा, हम क्या कर रहे हैं, किसी को असिस्ट कर रहे हैं डेफिनेशन की फॉर्म में, अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर बिहेवियर को चेंज करेंगे। यही हमारा बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मेन मोटिव है। जो हेल्पफुल बिहेवियर ना हो, सोसाइटी के थ्रू एक्सेप्टेबल ना किया जाता हो बिहेवियर, कि आप सभी के साथ जो झगड़ा करते रहते हैं, तो हो सकता है आपके बिहेवियर को चेंज करने की वहाँ पर ज़रूरत हो। कोई बच्चा ऐसा हो सकता है। तो आपको एम का पता चल गया। अब रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट के बारे में समझते हैं। रिइंफोर्समेंट का एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके साथ साथ हम चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि राहुल है, अभी बोला है, कहा नहीं है, राहुल है। राहुल अक्सर है जो सुबह 7 o'clock, उसका उठने का टाइम है 7 o'clock, ओके, ठीक है। सो अब राहुल, किसी दिन उसका मन किया, कहीं से उसने जो टेलीविज़न पे देखा या मूवी देखी या कोई सीरियल देखा कि हाँ मॉर्निंग वो करनी चाहिए। आज है जो वो क्या जा रहा है, आज जो 6 AM या 5 AM जो भी आप कंसिडर करना चाहें, वो टाइम है जो कंसिडर कर सकते हैं। और वो आज कहाँ पर गया, मॉर्निंग वॉक पर गया। अब मॉर्निंग वॉक पर जाने के बाद जैसे ही अब आप उठते हैं, आप मान लीजिए उसके भाई या बहन जो भी हैं आप कंसिडर करें, और आपने उसको देखा, अरे यार राहुल क्या बात है, तुम तो आज मॉर्निंग वॉक पे चले गए, डॉक्टर कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक काफ़ी अच्छी होती है हेल्थ के लिए, तो यार तुम तो डॉक्टर हो गए हो, क्या बात है यार। आपने क्या किया, उसको प्रेज कर दिया, उसकी प्रशंसा कर दी, वो खुश हो गया। अब वो क्या करेगा, आप नेक्स्ट डे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो तो यार डेली जाने लगा। हम कर क्या रहे हैं, उसको रिइंफोर्स कर रहे हैं, रिवॉर्ड कर रहे हैं, उसकी प्रेज कर रहे हैं। ये सभी चीजें क्या करती हैं, एक डिजायर्ड बिहेवियर को प्रमोट करती हैं। वहां पर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा कि कल भी राहुल जाएगा, परसों भी राहुल जाएगा, उसके बाद भी लगातार राहुल जाएगा। जो यहाँ पर रिवॉर्ड है, जो प्रेज है, ये क्या है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है ये, ठीक है। अब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, समथिंग ऐड, है ना। आप इससे ऐसे भी समझिए, पॉजिटिव का मतलब आप कुछ ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स आपने वहां पे कुछ दिया है, उसको प्रेज किया, उसकी प्रशंसा की है ना, तो वो उससे खुश हो गया। तो उसने क्या कहा, ये तो अच्छी बात है यार, सभी मुझे अच्छा समझने लगे हैं, और चलो अब तो डेली सैर पे चला करेंगे, है ना। तो डेली वो 5 AM 6 AM जो भी टाइम सुटेबल है वो जाता है। दिस इज द पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। थियरी पढ़े, रिवॉर्डिंग रिइंफोर्सिंग ए डिजायर्ड बिहेवियर, किसी भी एक डिजायर्ड बिहेवियर को हम क्या करें, रिवॉर्ड करें, रिइंफोर्स करें, टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ इट अकरिंग अगेन। हम चाहते हैं कि ये रिपीट हो, दोबारा हो, समझ गए, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। अब हम बात करेंगे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की। देखिए नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, घाटा, है ना।
कुछ हम बोलते हैं हिंदी में घटा करना। घटा मीन्स होती है माइनस, कि हम कुछ क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। अब वो रिमूव क्या है, रिइंफोर्समेंट का मीनिंग क्या है, आप बिहेवियर को तो रिपीट मोड पे लेके आना चाहते हैं, लेकिन आप रिमूव कैसे करेंगे। अब मान लीजिए किसी दिन संडे को आपने क्या देखा, 5 AM राहुल है जो उठा और है जो सैर के लिए चलने लगा। स्ट्रे डॉग होते हैं गली में, है ना, होते हैं ना, तो वो है जो उस पर भौंकने लगे। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो उसको काट भी ले, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब राहुल इस जो एनवायरमेंटल कंडीशन से उसने सोचा चलो आज रहने देते हैं, आज यार वापस चलते हैं बिस्तर पे, तो उसने क्या सोचा, रहने देते। इट मीन्स वहाँ पर वो अपने बिहेवियर को बीच में स्किप कर रहा है। लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं चलो चलेंगे यार, आज मैं भी चलता हूँ, और इनको भगाते हैं। इट मीन्स आपने अनप्लीजेंट जो स्टिमुलस था, जो वहाँ पर हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था, जो उसके पॉजिटिव बिहेवियर को रोक रहा था, उसको आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। आप बाहर एक छड़ी लेके गए, डंडा लेके गए और उन डॉगियों को है जो भगा दिया कि भागो भाई यहाँ से, राहुल को सैर पे जाना है। तो अब वो क्या हो गया, अनप्लीजेंट स्टिमुलस को आपने रिमूव कर दिया। दिस इज द नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, कि आप उसके बिहेवियर को रिपीटेड मोड पे लेके आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। होपफुली आप समझ गए हैं, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे भाई पॉजिटिव पनिशमेंट की। अब पनिशमेंट, अब ये वही बात है भाई, पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ क्या होगा, यहाँ पर ऐड होगा, है ना। अब पनिशमेंट किसके लिए होती है, हम किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहते हैं, अनडिजायरेबल बिहेवियर को रोकना चाहते हैं, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि एक बच्चा दोबारा इस बिहेवियर को ना करे। दैट्स इट। तो पनिशमेंट का हम यूज करें पॉजिटिव, इट मीन्स यहां पर क्या लिखेंगे हम, मम्मी ने मारा चांटा, है ना, मम्मी ने मारा चांटा। इट मीन्स समथिंग ऐड ऑन योर चिक्स, आपकी मम्मी के थ्रू है जो एक स्लैप आपको जड़ दिया जाता है, और आप है जो कहते हैं नहीं यार आज के बाद मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। दिस इज द पॉजिटिव पनिशमेंट, कि नहीं मैं आज के बाद कुछ नहीं करूंगा। सच्ची मम्मी आज आप मुझे पीट लो, कल के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, मतलब आज के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। दिस इज द पॉजिटिव पनिशमेंट, यू आर एडिंग समथिंग, है ना। तो चलो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को भी देखते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट इंट्रोड्यूसिंग एन अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज, आपने यहाँ पर जो अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज जो किसी को भी पसंद नहीं आएंगे, टू डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ अनडिजायरेबल बिहेवियर, अनडिजायरेबल बिहेवियर को रोकने के लिए पॉजिटिव पनिशमेंट का यूज किया गया। अब यहाँ पर नेगेटिव पनिशमेंट कौन सी होगी, नेगेटिव पनिशमेंट में भी क्या होगा, अनडिजायरेबल बिहेवियर को क्या किया जाएगा, रोक लिया जाएगा। लेकिन कैसे, नेगेटिव में अब यहाँ पर रिमूव क्या करेंगे, चलिए ये भी समझते हैं। नेगेटिव, भाई नेगेटिव पनिशमेंट में मान लीजिए आपके भाई बहन में कुछ झगड़ा हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी मम्मी से शिकायत लेंगे कि भाई ने ना मुझे मारा मम्मी, ठीक है, या बहन ने ना मुझे मारा मम्मी, ठीक है। तो आपकी मम्मी क्या करेगी, अच्छा तो इसको ना फ़ोन चलाना सबसे बेहतर पसंद है, सब मज़ा लगता है यार सभी को, है ना, कि भी हाँ मैं गेम खेलता रहूँ, कार वाला, बाइक वाला, या आजकल तो पबजी वगैरह चले हुए हैं, तो ये तो पता ही नहीं कौन सा गेम बच्चों को आजकल पसंद है। सो गेम खेलना पसंद है राहुल को, अब आप ये समझ लीजिए। लेकिन उसकी मम्मी क्या करती है, जो प्लीजेंट स्टिमुलस है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है। नेगेटिव पनिशमेंट, यू आर कुछ ना कुछ है जो उसमें से कम कर रहे हैं, रिमूविंग समथिंग। रिमूविंग क्या, प्लीजेंट स्टिमुलस, जिसको एक बच्चा करना चाहता है, जिसको उससे प्यार है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझाऊं यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, आप झगड़ा करते हैं, आपकी मम्मी ने एक चांटा लगाया कि मम्मी मैं आगे से नहीं करूंगा, दिस इज द पॉजिटिव पनिशमेंट, कि आपकी मम्मी ने एक स्लैप है जो आपको ऐड कर दिया आपके चेहरे पर, ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव। लेकिन आपकी मम्मी पॉजिटिव पनिशमेंट की जगह क्या करती हैं कि अच्छा तुम बाहर जाके झगड़ा करते हो और तुम्हें बाहर जाना बिल्कुल पसंद है, तो तुम्हारा कल से बाहर जाना बंद है। तो दिस इज द नेगेटिव पनिशमेंट, कि आपका बाहर जाना बंद कर दिया जाता है, जो आप करना चाहते थे, जो प्लेजरेबल एक्टिविटीज
जिसे आप चाहते थे करना वो आपकी रोक दी गई है, और अब आप क्या करेंगे, मम्मी मैं बाहर चला जाऊं, मैं आगे से कभी झगड़ा नहीं करूंगा, ऐसी ऐसी बात है जो आप रिक्वेस्ट करेंगे अपनी मम्मी से, है ना। तो ये क्या है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। होपफुली आपको चारों चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अब आप ग्राफ पर आ सकते हैं। अब आपके लिए ग्राफ बिल्कुल ओपन है। देखिए, एडिंग समथिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में हम कुछ ऐड कर रहे हैं कि हम उसकी प्रेज कर रहे हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट में हम क्या कर रहे हैं, मम्मी ने मारा चाटा, चाटे को ऐड कर रहे हैं। ये पॉजिटिव में क्या होगा, रिइंफोर्समेंट में इंक्रीज होगा बिहेवियर, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में भी इंक्रीज होगा बिहेवियर, डिक्रीज किस में होगा, पनिशमेंट में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि पनिशमेंट में हमेशा बिहेवियर को, अनडिजायरेबल बिहेवियर पर हम रोक लगा रहे हैं। हम चाहते नहीं को कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करे, है ना। और रेनफोर्समेंट में हमें जो क्या करते हैं, बिहेवियर को प्रमोट करते हैं कि आप ऐसा बिहेवियर बार बार शो करें। दैट्स इट। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एक्सटिंक्शन पर। एक्सटिंक्शन क्या होता है, अब देखिए बच्चा राहुल काफ़ी शरारती है, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लास में वो क्या करता है, हुटिंग करता है, विस्लिंग करता है, और सभी क्या करते हैं, उसकी तरफ है जो देखना शुरू कर देते हैं। अब पहली दफ़ा जब उसने किया सभी को मज़ा आया, अरे यार राहुल तुमने तो टीचर को डिस्टर्ब कर दिया, है ना। सो ये क्या एक्सटिंक्शन अभी नहीं है। तो यार ये क्या, अच्छा उसने क्या किया, टू गेन अटेंशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, उसने हुटिंग करना शुरू किया, विस्लिंग करना शुरू किया, टीचर को परेशान करना शुरू किया। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि सभी परेशान तो हो ही जाते हैं ना एक बार से, लेकिन वो क्या करते हैं, एक बार तो उन्होंने सभी ने उसको अटेंशन प्रोवाइड की, जिससे कि उसका बिहेवियर क्या हो गया, प्रमोट हो गया, वो बार बार उसको करने लगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 5 और 6 टाइम, उसने क्या किया, सभी क्लास ने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब इग्नोर करना शुरू कर दिया तो भाई राहुल ने सोचा अब कुछ रिस्पॉन्स आ तो रहा है नहीं, करने का फ़ायदा ही क्या है ना। तो तब जब वो बिहेवियर को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा, छोड़ देगा वहीं पर, नहीं अब हुटिंग नहीं करेंगे यार, फ़ायदा ही नहीं है, जब कोई बोल ही नहीं रहा, कोई नोटिस ही नहीं कर रहा। तो एक्सटिंक्शन इज़ दैट बिहेवियर। समझ पा रहे हैं, एक्सटिंक्शन मीन्स विद होल्डिंग रिइंफोर्समेंट। एक और एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं मैं। मान लीजिए अभी कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। आप अगर लड़के हैं तो आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल को रिलेट करने की कोशिश कीजिए, मैं अपने हिसाब से देने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, उसके इधर इर्द गिर्द जो आप चक्कर लगा रहे हैं, और वो नोटिस ही नहीं ना करे। पहले दिन उसने नोटिस किया, स्माइल पास कर दी, आप भी फ्लैट, है ना। आपने सोचा यार हंसी तो फंसी या हंसा तो फंसा, जैसे भी आप समझना चाहें। तो आपने क्या किया, डेली चक्कर लगाने शुरू कर दिया। अब डेली के चक्करों से वो परेशान, उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर आपने सोचा अब हाथ तो आएगी नहीं, या हाथ तो आएगा नहीं, तो छोड़ो यार। तो दैट इज़ द एक्सटिंक्शन बिहेवियर, है ना। यहाँ पर हम रिइंफोर्समेंट को विद होल्डिंग, होल्ड पर रख देते हैं किसी के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, जिसको कहते हैं एक्सटिंक्शन। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए हैं, आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं शेपिंग की। शेपिंग का एग्जाम्पल अब लेंगे राहुल से ही। राहुल ने ना अब पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है ना राहुल। तो अब एक दिन उसकी बहन, बड़ी बहन की चांटों से उसने पढ़ना शुरू कर दिया, और एक दिन में जो टीचर ने क्या की, उसकी प्रेज की। अरे यार राहुल आज तो तुम पढ़ के आए हो, क्या बात, आज सूरज किस दिशा से उगा है ना। ऐसा कहते हैं कि आज तुम पढ़ के आए हो, है ना, उसकी प्रेज की। तो राहुल खुश हो गया, अरे यार आज यार टीचर ने मेरी प्रेज की, आज तो मैं काफ़ी खुश हूँ, कल भी मैं काम करके आऊँ। टीचर ने फिर उसको गुड दे दिया, है तो मिलता है ना कॉपियों पे गुड। उसके बाद उसको वेरी गुड दे दिया, फिर उसको एक्सीलेंट, और ऐसे करते करते यूनिट टेस्ट में टीचर ने उसको कुछ पेंसिल या इरेजर है जो गिफ्ट में दे दी कि यार तुम काफ़ी अच्छा काम करते। अब पेंसिल और इरेजर लेने के बाद तो वो भाई 7वें आसमान पे राहुल। उसने सोचा यार टीचर देखो मुझसे कितना प्यार करते हैं, क्यों ना मैं टॉप करूं। अब उसने क्या कहा कि जो 12 मंथ जो होते हैं हमारे, मान लीजिए हर महीने यूनिट टेस्ट, ऐसा होता नहीं लेकिन हम मान के चलते हैं, तो 12 महीने में है जो टीचर की लगी 12 पेंसिल, ठीक है, उसने दी। और अल्टीमेटली उसने क्या किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। और डिस्ट्रिक्ट में टॉप करने के बाद कहीं उसे एसडीएम ने बुला लिया। अब एसडीएम ने बुला लिया तो वहाँ पर उसको कहीं 10 to 11,000 का इनाम मिल जाता है, मान लीजिए आप, बुके वगैरह, बर्फ़ी का डब्बा, इस तरह की चीज़ें हैं जो स्कॉलरशिप एंड ऑल। तो ये सभी चीज़ें हैं जो उसको मिल जाती है। और अब जो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली हो क्या रहा है। अब मैं क्या, आप कह रहे हैं कि शेपिंग और कहाँ ये कहानी सुनाने लगे ना। तो शेपिंग का मीनिंग है कि आप सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए टारगेट बिहेवियर अंटिल द डिजायर्ड बिहेवियर इज अटेन और अचीव।
तो आप क्या करेंगे, धीरे 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 प्रेज कर रहे हैं, धीरे धीरे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की आप रिइंफोर्स कर रहे हैं बच्चे को एवरी सिंगल स्टेज पर, जहां जहां पर है जो वो बिहेवियर शो कर रहा है वहीं पर हम उसे क्या करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे। उन रिवॉर्ड के कॉम्बिनेशन से तब तक करेंगे जब तक वो फाइनल जो हमारा गोल सेट किया है वहां तक ना पहुंच जाए। दिस इज द शेपिंग। और अब ये बताइए, जो किसी एक क्लास में जब एक बार बच्चे पढ़ना लगे ना, उसका मन लग जाए, तो उसके बाद उसको कहने की ज़रूरत होती नहीं, वो उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली होता है कि हाँ मुझे पढ़ना है। तो शेपिंग है कि उसके बिहेवियर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया। अब उसको दोबारा ये कहने की ज़रूरत नहीं है बेटा कल आपको काम करके लेके आए, कल नहीं तो परसों ऑटोमेटिकली वो करेगा। उसके कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होते चले जाते हैं। दिस इज द शेपिंग, है ना। मॉडलिंग, नेक्स्ट वन इज द मॉडलिंग। मॉडलिंग किसे कहेंगे, मान लीजिए आपने एक एज क्राइटेरिया तो शायद फिक्स नहीं है इग्नू का। अगर हम बात करें जैसे कि 24 जो स्टूडेंट 24-25 एज ग्रुप के हैं, तो जब वो +2 या +1 में होंगे, अगर याद करो, अगर आपको पता हो तो भाई पहले ना छोटे टेलीविज़न हुआ करते थे, है ना, जिनमें ट्यूब हुआ करती थी। उस ट्यूब का नाम था तो अभी मैं भूल गया। तो वो टेलीविज़न पे कुछ सीरियल्स आते थे संडे को, या कुछ मॉडलिंग के जो न्यूज़ में दिखाया करते थे। तो उसमें क्या होता था, मॉडलिंग का मीनिंग क्या होगा कि लड़कियां रैंप वॉक कर रही हैं रेड या ग्रीन कारपेट पे, या बॉयज़ है जो कोट पैंट वगैरह डाल के है जो रैंप वॉक कर रहे हैं, ऐसा कुछ। और उनकी चाल भी ऐसे टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक वाली होती थी। सो मॉडलिंग का मीनिंग है उनको देखकर घर में जो छोटी लड़कियां होती हैं वो ऐसे ही चलना शुरू कर देती हैं, लड़के ऐसे ही टशन मारना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स वो उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मॉडलिंग है क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिंग ए डिजायर्ड बिहेवियर टू एनकरेज इमिटेशन। हम वहाँ पर एक डिजायर्ड बिहेवियर जो हम चाहते हैं किसी को दिखाना या उसमें चेंज लेके आना, तो हम उसको दिखाना शुरू कर देते हैं। देखो इस बच्चे को देखो, देखो इसको देखो। अगर उसको वो पसंद आता है तो उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल रुचि और आरव, एक और हम एग्जाम्पल लेंगे। रुचि और आरव दो है भाई फ्रेंड, है ना। अब रुचि के घर पे रहती है बिल्कुल सफाई, उसकी मम्मी चकाचक रखती है, चमक चमक घर में, है ना। और आरव का घर ऐसे ही मतलब बिखरा सा, उसके अगर आप रूम को देखोगे तो यार बिल्कुल आप उसके कमरे में ना जाएं दोबारा, मान लीजिए ऐसी कुछ हालत है। तो अब आरव कई बार रुचि के घर गया, उसने देखा यार इनके घर तो काफ़ी सफाई है, मन लगने लगा, ठीक है। अब आरव अपने घर आता है, यार मन नहीं लग रहा। तो रुचि क्या हो रहा है यहाँ पर, जब रुचि आएगी आरव के घर, कई बार आपने भी शायद ऐसा फील किया हो कि आरव भाग भाग के अपने सामान को है जो क्या कर रहा है, सेट कर रहा है। अब भाई वो आएगी, वो क्या क्या सोचेगी, तुम्हारे घर तो यार बिल्कुल कबाड़ है ना। तो ये क्या है, मॉडलिंग है। हम दूसरे के बिहेवियर को देखकर एग्जाम्पल कोरिलेट करना, कंडीशन मत पकड़ना कि ऐसा ही कुछ हुआ था, ठीक है। आप जो रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश किया करें, ठीक है। सभी एग्जाम्पल्स है, सीरियस होने की बात नहीं है, अगर हंसी आए तो हंसिए, दैट्स इट। सो मॉडलिंग समझ में आ गई, कैसे हम किसी के बिहेवियर को चेंज करते हैं। ओके, सो ये थे हमारे प्रिंसिपल, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, काफ़ी इजी थे, आपको समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं टेक्निक ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, या फिर किसी एक बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने के लिए एज ए काउंसलर। अब आप ये देखिए, इन काउंसलिंग में हमें जो यूज़ करनी है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ है इन काउंसलिंग। सो काउंसलिंग में हम इन टेक्निक्स का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहली टेक्निक्स, यहाँ पे काफ़ी कुछ है, लेकिन सबसे पहली टेक्निक होगी हमारी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसकी टर्म से क्लियर करते हैं। सिस्टम बिल्कुल एक प्रॉपर, हम ये कहेंगे एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चलेंगे, एक सिस्टम से चलेंगे, ठीक है। डिसेंसिटाइजेशन, कोई बच्चा काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, तो आप उसको एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के रिगार्डिंग सेंसिटिव है, तो हम क्या करेंगे, उस स्टिमुलस से उसको डिसेंसिटाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राहुल को क्या लगता है भाई, डर, इतना डर लगता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, या फिर मैं किसी के सामने नहीं बोल सकता। या फिर अमन है, अमन को लगता है एंजाइटी फील होती है इन क्राउडेड प्लेस, क्राउड में वो जाने से बिल्कुल बचता है, भाई मैं नहीं जाऊंगा जहां पर भीड़ वाला एरिया होगा, आई डिडंट लाइक टू गो, ठीक है। सो टेक्निक बिहेवियर मॉडिफिकेशन ये कर रहे हैं। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन पहला टॉपिक है, ठीक है। सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइजेशन में का जो तीन जो सब स्टेजेस हैं वो क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक हायरार्की तैयार करनी होगी। हायरार्की, पहले मैं आपको स्टेजेस दिखा देता हूँ। स्टेप 1, कंस्ट्रक्टिंग एन एंजाइटी हायरार्की।
जिससे किसी को एंजाइटी होती है, या फिर हम ये कहें कि जो स्टिमुलस जो कि एंजाइटी प्रवोक करती है, एंजाइटी क्रिएट करती है किसी भी एक व्यक्ति से, किसी की भी एक व्यक्ति के बिहेवियर में, इन एनी इंडिविजुअल्स बिहेवियर, एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस को हम जो नोट करेंगे उसको हायरार्की में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हाटएवर यू कैन। सेकेंड स्टेप इज द ट्रेनिंग इन रिलैक्सेशन। अब जो हमारा मेन काम है ना वो है कि उसको ट्रेनिंग, रिलैक्स होना सिखाना उसको, कि अगर आप क्राउड प्लेस में और आपको डर लग रहा है तो आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स में उसको मास्टर्स करना, ठीक है। रिलैक्सेशन टेक्निक है यहाँ पर जैसे कि शवासना, मेडिटेशन, प्राणायाम, गाइडेड विजुअलाइजेशन, ये सभी टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से आप है जो, अभी मैं एग्जांपल दूंगा तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्टेप 3, प्रेजेंटिंग एंजाइटी प्रोवोकिंग आइटम ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन स्टेट। अब चलते हैं हम ओपर एग्जाम्पल पर। राहुल को डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग से, अमन को क्राउडेड प्लेस में जाने से डर लगता है। आपने क्या किया, सबसे पहले हम ये कह सकते हैं, आप इनको सेकंड स्टेज को फर्स्ट पे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू होगा नहीं आपको, ठीक है। आपने क्या किया, इनको ना पहले डीप ब्रीदिंग सिखाया, दोनों को ही, ठीक है। जो अक्सर डीप ब्रीदिंग कॉमन एग्जांपल है इसलिए मैंने ये चूज किया, अदरवाइज आप उनमें से कोई भी एक टेक्निक ले सकते हैं। डीप ब्रीदिंग आपने उसको सिखाया कि जब भी तुम्हें डर लगे ना तो हम ऐसे करते, बिल्कुल ऐसे करो कि आई कैन डू इट। आप लोग ऐसे देखा होगा आप लोगों ने मूवी में, तो डीप ब्रीदिंग ऑटोमेटिक हमारे ब्रेन में क्या करती है, ऑक्सीजन है जो ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्रेन में जो सप्लाई होना शुरू हो जाती है, और नेचुरल ये पेन रिलीफर है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो डीप ब्रीदिंग हो गया, और एक विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। आप ऐसा सोचिए कि जब जब आपको डर लग रहा है तो आपको सबसे ज़्यादा जो पसंद है, मान लीजिए किसी को नेचुरल या ग्रीनरी पसंद है, कोई फील्ड है या कोई ओपन ग्राउंड है जहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ है, उसको बस वो पसंद है वो नज़ारा, बस हाँ आंखें बंद करो और सोच उस नज़ारे को, पहुँच जा वहाँ उस फील्ड और मैदान में जहाँ भी तुम्हें पसंद हो। तो विजुअलाइजेशन, ये दो टेक्निक की बात करते हैं, दो एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब राहुल को डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग से, अमन को डर लगता है क्राउडेड प्लेस से। तो आपने क्या किया, एक हायरार्की बना ली कि सबसे पहले 1-to-1 टॉक करेंगे हम, फिर इन फ्रंट ऑफ 15 पीपल, उसके बाद हम करेंगे 45 पीपल, उसके बाद हम करेंगे 100, उसके बाद 300, ऐसे हमने हायरार्की बनाई कि आप सोचिए कि आप एक बंदे से बात कर रहे हैं, जिस किसी से भी सोच सकते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं उसको, फिर क्या लगेगा, डर लगना शुरू हो जाएगा। फिर हम कहेंगे उसको सिखाने के बाद डीप ब्रीदिंग पहले सिखाएंगे, विजुअलाइजेशन सिखाएंगे, और उसको बाद जैसे ही हम कहेंगे कि भाई अब ना तुम सोचो कि तुम 15 व्यक्तियों के सामने हो, 15 पर्सन के सामने, या तुम जो स्टेज पे खड़े हो, सामने जो ऑडियंस है वो 15 पर्सन है और कोई भी नहीं है, बस आपको उनके सामने बोलना है। अब ये एंजाइटी प्रोवोकिंग है ना, तभी उसको एंजाइटी होगी, तभी उसको डर लगना शुरू हो जाएगा, भाई मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं, मुझे तो पता ही नहीं क्या बोलना है, कैसे शुरू करूं, ग्रीटिंग करूं, इंट्रोडक्शन दूं, क्या करूं, कौन सा टॉपिक चूज करूं। सो ये सभी चीज़ें होंगी। लेकिन डीप ब्रीदिंग हाँ मैं कर सकता हूं, आप ऐसे उसको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, एकदम नहीं ऐसा कुछ होता, ये आपको मैं समझाने की लिए कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। सो जैसे ही वो एक के साथ बोलेगा, फिर 15 के साथ, 45 के साथ, ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन थर्ड जो स्टेज है उसका मानना ये है, जब एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस को लेके आया जाता है इन फ्रंट ऑफ दैट इंडिविजुअल, तब वहां पर या तो एंजाइटी रहेगी या फिर रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन में उसने मास्टरी हासिल कर ली है, और अब जो एंजाइटी प्रोवोकिंग है जो आप स्टिमुलस उसके सामने लेके आ रहे हैं, दोनों एक ही टाइम पर एक जगह नहीं रह सकती अकॉर्डिंग टू सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होगा, या तो आपके पास एंजाइटी रहेगी, अगर एंजाइटी रह जाती है तो आपको फिर से रिलैक्सेशन टेक्निक्स पर है जो मास्टरी हासिल करनी होगी। इसका मतलब आप अभी मास्टर नहीं हुए हैं। अदरवाइज आप है जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स को आपने इतना प्रैक्टिस किया है कि आप उसमें मास्टर हैं, अब आप रिलैक्स रहते हैं, तो आप क्या करेंगे, 1-to-1 जब आप बात करेंगे किसी से तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 15, 45, 100, 300, फिर 2000, 5000, व्हाटएवर यू कैन, ठीक है। सो ये क्या है, सिस्टमैटिकली आप है जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर अनप्लीजेंट स्टिमुलस से बचाने के लिए अपने क्लाइंट को, या बचने के लिए खुद को, ठीक है।
तो सिस्टमेटिक नहीं। ऐसे ही क्राउडेड प्लेस का है। अब किसी को ये सोच के भी डर लगता है यार मैं भीड़ में फंसा हुआ हूँ, मुझे ना दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही यार, मैं क्या करूँ। सो ये सभी क्या होगा, रिलैक्सेशन टेक्निक्स में पहले मास्टरी करनी है, फिर उसको सोचना है उसको कि हाँ अब ऐसा कुछ हो रहा है भाई, अब ऐसा कुछ हो रहा है। सो अब वहाँ पर या तो एंजाइटी रहेगी या रिलैक्सेशन टेक्निक। इतना सारे एग्जाम्पल देने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वन इज द अवर्सिव कंडीशनिंग। अब काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है भाई इसका भी। अवर्सिव कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है, आप लोगों ने ना जगह जगह बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, ऑटोज या ई रिक्शाज, इनमें कहीं देखा होगा कि बादशाह दवाखाना, ऐसा देखा है कहीं? ऐसे पोस्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, बिना बताए शराब छुड़वाएं, इस तरह के पोस्टर। अब क्या होता होगा, शायद मेरी इमेजिनेशन है, शायद मैंने सुना हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल की बेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है। अवर्सिव कंडीशनिंग में क्या होता है, अभी एग्जांपल की बात कर रहे थे, किसी की फैमिली में कोई है जो शराब पीता है, जो हेड ऑफ फैमिली है, और उसकी फैमिली उसकी उस आदत से काफ़ी परेशान है और चाहती है कि मैं इसकी शराब को छुड़वा दूँ, अल्कोहल कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा है उसकी। तो इसके लिए उसने क्या किया, उस दवाखाने में गए और एक उसने क्या दी, एक ड्रॉप, एक छोटी सी शीशी दी जिसमें कुछ केमिकल है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस केमिकल को उनके खाने में मिला के दे देना, सुबह इतने दिन देना है। तो अब क्या किया उन्होंने, 2 बूंद केमिकल में खाने में डाल दी, और फिर क्या होता है कि उसने वो शराब पी। खाना खाने के बाद वो शराब शाम को जाता होगा कहीं भाई बार वगैरह में, है ना, और फिर उसने शराब को कंज्यूम किया, और कंज्यूम करने के बाद जो उसको वॉमिटिंग आना शुरू हो गया, मुंह से ब्लीडिंग, नोज से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, काफ़ी पेन हो रहा है पेट में, और और हम ये कह सकते हैं चेस्ट में काफ़ी पेन हो रहा है। तो ये सभी जो सिम्टम देख के यार वो डर जाएगा, यार पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने शायद कई गलत ब्रांड तो नहीं चूज़ कर ली, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ हंस रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप भी हंसिए थोड़ा। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रांड वाली बात नहीं है, लेकिन जब पहली बार ऐसा किसी के साथ होता है, मुंह से ब्लीडिंग या नाक से किसी के खून आ रहा है, तो वो डर जाएगा, डर जाएगा। अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो कि कोई भी पर्सन चाहता नहीं, चाहे वो कितना भी बुरा और कितना भी अच्छा हो, ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके साथ कुछ इतना बुरा हो, है ना। तो वो जो अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज है वो उसको ये कहेंगे भाई ये तो गलत चीज़ है, ये तो हमें पीनी ही नहीं चाहिए, ऐसा पीने से तो बिल्कुल हम मरते मरता बचा हूँ मैं तो। अब हो सकता है 1 दिन छोड़ के 2-3 दिन फिर से पीना शुरू करें, लेकिन फिर ऐसा ही हो रहा है भाई। तो ये क्या अवर्सिव कंडीशनिंग है। हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइप ऑफ लर्निंग वेयर समथिंग अनप्लीजेंट इज यूज्ड टू डिस्करेज एन अनवांटेड बिहेवियर। यहाँ पर कुछ अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज है जो कि एक इंडिविजुअल को डिस्करेज करेंगे कि ऐसा बिहेवियर मैं दोबारा शो नहीं करूँगा। अंडरस्टैंड। एक और बेहतर एग्जाम्पल है, आप सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई गर्म बर्तन ज़रूर छुआ होगा, मान लीजिए चाय का कप या गर्म पानी का बर्तन, या कोई भी मान लीजिए आप भुट्टा खाते हैं, ठीक है, वो आपने छुई, तो आप कहेंगे यार गर्म चीज़ को कभी ना छूना, है ना। तो अवर्सिव स्टिमुलस। एक बार ऐसा हिंदी में मुहावरा भी है कि दूध का जला हुआ छाछ फूंक मार मार के पीता है। छाछ होता है लस्सी, ठीक है, जिसका मुंह जल जाता है, तो एक मुहावरा है, अब आप ये समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये अवर्सिव कंडीशनिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है, होपफुली आप समझ गए होंगे। इन एग्जांपल्स को आप समझिए, पढ़िएगा तो आपको और इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी का भी एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। हमारे टाइम में क्या होता था, फन फ्लिप्स आया करते थे मार्केट में, फन फ्लिप्स, OS। अब क्या आते हैं, कुरकुरे या कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक भी हुआ करती थी, लेकिन इस तरह के ऑफर जो आजकल आते हैं ना भाई, आप QR कोड स्कैन करें और आपको है ना 25 रुपीज़ कैशबैक, या कुरकुरे खाएं 25 रुपीज़। अब भाई कुरकुरे का जो प्राइस है ना वो 20 रुपीज़ है, मैं आपको बता दूं। मैक्सिमम आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है 20 रुपीज़ इज़ द मैक्सिमम। अगर आप स्टेशन पे नहीं लेते, वहाँ पर आपको 25 का मिलेगा, और वहाँ पर आपको एक QR कोड दे दिया जाता है कि आप इसे स्कैन करें और जो आप क्या करेंगे, आपको 25 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा। अब आप ये बताएं, आप 1 कुरकुरे का पैकेट खरीदेंगे या 2 खरीदेंगे? भाई आप 40 रुपये का सामान खरीद रहे हैं, 25 रुपये आपको मिलते जा रहे हैं, 50 रुपये, तो क्यों ना आप 2, उसके बाद शायद और भी आप खाना शुरू कर दें। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, अभी मैं बताऊँगा आपको। और जो टाइम फन फ्लिप्स और OS वालों का बता रहा हूँ मैं, तो क्या होता था, इनमें पॉइंट्स निकला करते थे। पॉइंट्स कैसे कि 5 पॉइंट्स निकल गए, 10 पॉइंट्स निकल गए,
और 25 पॉइंट्स पर आई थिंक है जो एक OS का पैकेट आपको दोबारा नया मिलता था बिना पैसे के। आप पॉइंट्स कलेक्ट करें, कलेक्ट किए हुए पॉइंट्स आप शॉपकीपर को प्रोवाइड करें और शॉपकीपर उनको लेता है और आपको एक पैकेट है जो OS का दे देता है। दिस वॉज द प्रोसीजर एट दैट टाइम। सो ऐसा कुछ हुआ करता था भाई। टोकन इकोनॉमी में क्या है, हम किसी के एक बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, हम उनको रिवॉर्डिंग के रूप में एक टोकन प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आप ऐसा बिहेवियर शो करें, वी विल गिव यू सम काइंड ऑफ टोकन एंड आफ्टर दैट, आफ्टर कलेक्टिंग लॉट ऑफ टोकन, मान लीजिए हम क्या करते थे, 1000 और 2000 टोकन्स पर है ना एक रिमोट कंट्रोल कार हुआ करती थी। आई थिंक जहां तक मुझे याद है, मतलब काफी सारे टोकन्स थे, अब कंफर्म नहीं है कि इतने ही पॉइंट थे, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स पर आप मान लीजिए एक रिमोट कंट्रोल कार है और एक रिमोट कंट्रोल कार को लेने के लिए बच्चा क्या करेगा, वो बिहेवियर रिपीट करेगा कि हाँ मैं OS खाऊंगा या मैं कुरकुरे खाऊंगा, वट एवर यू कैन कंसीडर। सो ये क्या है भाई, आप टोकन इकोनॉमी, आप रूटीन है कि आपकी है जो आप क्या करेंगे, आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदिए। ये टेक्निक यूज की जाती थी कंपनीज के थ्रू। सो ह्यूमन बिहेवियर इज रूटीनली मोटिवेटेड एंड रिवॉर्डेड बाय द पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। टोकन इकोनॉमी क्या होती है कि आप पॉजिटिव रिइंफोर्स कर रहे हैं, सिस्टमैटिक बेस पर उनको किसी तरह का एक टोकन दे रहे हैं। आफ्टर कलेक्टिंग दैट टोकन आप उनको है जो उनकी मनपसंद चीज़ है जो प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि आजकल कहा जाता है कि आप अपने यूनिट टेस्ट में इतने मार्क्स लेके आए, 10th में इतना मार्क्स लेके आए तो आपको एक मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है। ऐसा 10th में आजकल पेरेंट्स ऐसा करते हैं, तुम्हें एक टैब दे दिया जाएगा, तुम +2 में टॉप करोगे तो तुम्हें बाइक दिला देंगे तुम प्लस। तो ये क्या है भाई, टोकन इकोनॉमी। हम चाहते हैं कि वो पढ़ें, हम है जो क्या करते हैं इस टेक्निक का यूज़ करते हैं कि उनके बिहेवियर में कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आए और नेगेटिव बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, रोक दिया जाए। ये टोकन इकोनॉमी होपफुली समझ गए होंगे। एक्सटिंक्शन हम पढ़ चुके हैं। बायोफीडबैक की बात करते हैं। बायोफीडबैक का एग्जाम्पल होगा, आप लोगों ने एक नाना पाटेकर की मूवी देखी होगी जिसमें वो कहता है कंट्रोल, नाम अब भूल गया मैं उस मूवी का भाई, कंट्रोल, मुझे नहीं पता, कंट्रोल करता है भाई वहाँ पे नाना पाटेकर। वो क्या होता है कि उसकी बॉडी के जो सिम्टम है ना, वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है तुम्हारे बिहेवियर में और ये चेंज तुम चाहते नहीं हो। तो वो जो फीडबैक उसे अपनी बॉडी के थ्रू मिलता है, उसको ऑब्जर्व करने के बाद वो अपने बिहेवियर पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मीन्स अपने बिहेवियर में चेंज लेके आने की कोशिश करता है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल है जो बायो फीडबैक का है। ऐसा ही कुछ आप रिलेट करके समझ सकते हैं। So example of this would be someone who has problem controlling anger, Nana Patekar maybe. The increase in breathing rate hurt and can be monitored and controlled with practice. Behavior modification principle करता ही क्या है कि हमें जो प्रॉपर टाइमली है जो क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है या पसीना आ रहा है आपको, या हम कह सकते हैं कि BP बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर आपका महसूस होगा आपको, ठीक है। या कुछ वे इक्विपमेंट्स हैं आपके पास जो ये चीज़ें मेजर कर रहे हैं, तब आपके बिहेवियर में कंट्रोल लेके आया जा रहा है। ये इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। आजकल शुगर मेजर करने वाली मशीन होती है ना, तो उसमें क्या करते हैं कि हम घर लेके आ सकते हैं, छोटी सी मशीन होती है, चेक कर सकते हैं अच्छा शुगर इतना है, तो अब हमें ना चीनी नहीं खानी है ना, शुगर में ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना। तो वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है कि अब आप है जो क्या करें, उस बिहेवियर को छोड़ना शुरू कर दे, एक नए बिहेवियर को, कि आप शुगर फ्री जो ऐड आती है वो वाली है जो शुगर लेके आएँ और फिर है जो आप अपनी डेली रूटीन को चलाएं। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी प्रिंसिपल है, कौन कौन सी टेक्निक्स है, हाउ कैन यू चेंज द बिहेवियर ऑफ योर चिल्ड्रन, है ना, और आप कैसे इन टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं इन द स्कूल सेटिंग एंड एजुकेशनल और क्लिनिकल या काउंसलिंग सेटिंग्स में आप कैसे इनको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव थेरेपी की, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। मुझे उम्मीद है अगर फिर भी आपका कहीं कोई डाउट रह जाता है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और डाउट को कमेंट सेक्शन में ही पूछिएगा, बस यही बात है ना। सो कॉग्निटिव थेरेपी पे चलते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी क्या कहती है भाई, देखिए जब हमने ना MPC 001 की ना, उसमें हमने कॉग्निशन पढ़ा, कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी, ये हमने पढ़ा अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी में हमें क्या पता चला था, जहाँ पर भी कॉग्निशन आ जाए, कॉग्निटिव आ जाए, इट मीन्स वहाँ पर हम बात कर रहे हैं थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस से रिलेटेड। हम कैसे इन्फॉर्मेशन को अटेन करते हैं हमारे एनवायरनमेंट से और कैसे उसको एनकोड करने के बाद प्रोसेस करते हैं, रिट्रीव करते हैं, ये सभी प्रोसेस है जो कॉग्निशन में आती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है भाई कॉग्निटिव थेरेपी में बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या कर रहा है ना, ये भी तो आप सोच रहे होंगे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम कहाँ से, अपनी मम्मी से। चलते हैं अपनी मम्मी के पास। भाई सभी अपनी मम्मी के बारे में सोचें
और आप ये बताएं किस किस की मम्मी है जो टेंशन ज़्यादा लेती हैं, है ना। मेरी राय में, राय नहीं, मेरी उम्मीद अनुसार, अकॉर्डिंग टू माई व्यू पॉइंट, सभी की मम्मी इतनी टेंशन लेती है कि आपको टेंशन होना शुरू हो जाता है ना। सो मम्मी क्या करती है, अच्छा शर्मा जी की लड़के की नौकरी लग गई, उनकी लड़की की शादी भी हो गई, यार ना तो तुम नौकरी लगे ना तुम्हारी शादी हुई, नौकरी नहीं लगोगे तो शादी कैसे होगी, कैसे गुजारा चलेगा। इस तरह की पड़ोस में क्या आ रहा है, इस बात की टेंशन, घर में क्या होएगा, इस बात की टेंशन, सभी की मम्मी को होती है ना। सो यहाँ पर जो कॉग्निटिव थेरेपी क्या करती है, जो मेन पॉइंट मैं बताना चाहूँगा आपको, कॉग्निटिव थेरेपी ये कहती है आपके जो थॉट पैटर्न है ना, जैसे आपकी मम्मी सोचना शुरू करती है, वो इरेशनल थॉट पैटर्न है, अनरियलिस्टिक थॉट पैटर्न है। अगर आप उसको बाहर किसी को बताएंगे तो अनएक्सेप्टेबल थॉट पैटर्न होगा, ठीक है, समझ में ही नहीं आएगा आपको। अरे मम्मी ये क्या सोच रहे हो, ऐसा क्यों सोच रहे हो, आप ऐसे कहेंगे, ठीक है। अब अरे मम्मी यूँ ना सोचो आप प्लीज़, आप कई हो सकता है कई बार आप ऐसा करते भी हो। सो इरेशनल थॉट पैटर्न जो होते हैं वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। जब हम इरेशनली सोचेंगे तो हमारा बिहेवियर कैसा होगा आप खुद सोचिए। तो कॉग्निटिव थेरेपी ये कहती है कि इरेशनल थॉट पैटर्न को अगर हम चेंज कर दे, रिकंस्ट्रक्ट कर दे एक रैशनल थॉट पैटर्न से, वैलिड थॉट पैटर्न से, इसका मतलब हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, बिहेवियर मॉडिफाई हो जाएगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि देखिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन ओनली पनिशमेंट और रेनफोर्समेंट पर बेस्ड थी, लेकिन कॉग्निटिव थेरेपी ने पासा ही पलट दिया, है ना। सिक्के का दूसरा पहलू है कॉग्निटिव थेरेपी, कि हमारे कॉग्निशन, जो हमारी इंफॉर्मेशन हम अटेन करते हैं, हमारे सोचने का तरीका हमारे बिहेवियर को बदल सकता है भाई। सो ये कहती है कॉग्निटिव थेरेपी। अब मैं चलते हैं थियरी पर। एरोन बेक, एल्बर्ट एलिस, कॉग्निटिव थेरेपी, CBT और रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, 2 ABCDE मॉडल, 3 टॉपिक अभी हमारे रह जाते हैं, उसके बाद वीडियो पूरी हो जाएगी। ओके, एरोन बेक ने 1960 में ये जो मॉडल लेके आए, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। और यहाँ पर जो मेन है वो क्या है, इरेशनल थॉट पैटर्न। इरेशनल जो थॉट पैटर्न, इनएप्रोप्रिएट थिंकिंग, इनको कहा गया है ऑटोमेटिक थॉट। अब आपकी मम्मी को ऐसा थोड़ी है कि भी अब वो कहते हैं कि भी चलो चलो राहुल की मम्मी के पास चलते हैं, ऐसा नहीं होता ना। वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं भाई, साइड में किसी को कुछ हुआ है, किसी के यहाँ कुछ खुशी है, किसी के यहाँ दुख है, तो ऑटोमेटिकली आपकी मम्मी के दिमाग में ना थॉट आना शुरू हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी आते हैं, आपके दिमाग में भी आते हैं कि यार मेरा ना इंटरव्यू है कल, क्या पता क्या पूछेगा सामने वाला, ऐसा तो नहीं पूछ ले, कितनी सैलरी डिमांड करोगे, ऐसा तो नहीं पूछ ले, तुम्हारी करंट सैलरी तो 10,000 रुपये है, अभी तुम डिमांड कर रहे हो 40,000 की, एंड हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो ये इरेशनल थॉट पैटर्न है भाई। आप वैलिड एक क्राइटेरिया देखिए इंटरव्यू का, आप उस तरीके से सोचिए। मैं बाइक पे जा रहा हूँ, यार ये सामने से आने वाला ट्रक मेरे पे चढ़ जाए तो, ये इरेशनल थॉट पैटर्न है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, पॉजिटिव रहें। तो ये ऑटोमेटिक थॉट है। इन थॉट्स को अकॉर्डिंग टू एरोन बेक ऑटोमेटिक थॉट कहा गया है। इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली रिएक्ट्स, और हम इनको ना रिएक्ट भी ऑटोमेटिकली करते हैं, और इसी को कहा गया है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। जब हम यहाँ इनकी तरफ ना रिएक्ट करते हैं ना, तो वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, ठीक है। और मान लीजिए जब हम ट्राई करते हैं इन कॉग्निशन को चेंज करने की, इन थॉट पैटर्न को चेंज करने की, उसको कहा गया है कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, कि हम दोबारा उनको है जो बना रहे हैं, नए थॉट पैटर्न को लेके आ रहे हैं। तो अब आपको एरोन बेक की इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कैसे कॉग्निशन है जो बिहेवियर में हेल्प करता है। 3 स्टेज है, एग्जाम में आपसे पूछी नहीं जाती, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी। पहली बात, स्टेज 1 क्या कहती है हमारी, कि हम खुद को ऑब्जर्व करना सीखे, हम अपने बारे में जाने। वी शुड नो आवर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, आवर इंटरेस्ट, बट वी वॉन्ट, इन सभी चीजें हम खुद से बातें करें यार 1-2 बार। ऐसा नहीं है कि हम आज ही बात करने लग जाए और आपकी मम्मी आपको चाटा लगाए और कहे अरे यार ये तो पागल हो गया है, अपने पापा यार चुन्नू के पापा है तो पागल हो गया है, अपने आप से ही अपने आप बड़बड़ा रहा है कमरे में बैठा बैठा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन का मीनिंग अलग है, ठीक है। अब आप वो समझिए पहले, ठीक है, उसके बाद आप नेगेटिव जो सेल्फ स्टेटमेंट आपको करते हैं, यार मुझसे तो ये इंटरव्यू होगा नहीं। भाई क्यों नहीं होगा, हम मानते हैं कि ये इंटरव्यू मुश्किल है, बट यू कैन ट्राई एटलीस्ट 1, है ना। तो आप एक बार उसे ट्राई कर सकते हैं यार। आप ऐसा सोचिए, नेगेटिव सेल्फ स्टेटमेंट क्या होगी, मुझसे तो ये होगा ही नहीं।
आप ऐसा कहते हैं, ये नेगेटिव सेल्फ स्टेटमेंट है। लेकिन जब आप अपने आप की सुनोगे कि हाँ आई हैव सम कैपेबिलिटीज, ठीक है, तो मैं उसको कवर कर सकता हूँ या मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। अब आपको ना एक इरेशनल थॉट पैटर्न का एक बेहतरीन एग्जांपल देते हैं। जब आप सेकेंड ईयर में काउंसलिंग आपने चूज़ की तो 3 सब्जेक्ट हैं टोटल। अब एक सब्जेक्ट में 16 चैप्टर हैं, 16 इंटू 3, उसके बाद इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट्स तो रह ही गए हैं ना। तो इन सभी को चक्कर को देख के आपको यार मैं तो नहीं कर पाऊँगा, अभी मैंने सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन तो कर दिया लेकिन अभी प्रॉब्लम काफ़ी होने वाली, मुझसे तो होगा ही नहीं, छोड़ दो इसको। तो ये इरेशनल थॉट पैटर्न, आप लॉजिकली सोचें कि हाँ मैंने 10 दिन सेट किए हैं, क्यों ना मैं पहले एक बुक को कंप्लीट करूँ, उसके बाद सोचेंगे क्या करेंगे यार, है ना। तो ये ऐसा होता है। सो सेकंड फेज क्या कहता है, न्यू सेल्फ टॉक। अब आपको पता चल गया है कि कौन से नेगेटिव थॉट आपको परेशान कर रहे हैं और किनको बदलने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। और थर्ड वन इज द लर्निंग न्यू स्किल्स, आपने स्किल सीखी है। ये 3 स्टेजेस ही एग्जाम में आएंगी नहीं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। दैट्स इट। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और आरईबीटी थेरेपी में 2 चीज़ें कॉमन है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में ना आपको क्या दिए गए हैं, थॉट पैटर्न दिए गए हैं जो इरेशनल थॉट पैटर्न है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भाई। अगर सीबीटी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो ये मान लो आप 10 मोस्ट कॉमन इरेशनल थॉट पैटर्न आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे 10 मोस्ट कॉमन फैक्टर्स के बाद, इरेशनल थॉट पैटर्न्स के बाद, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी में भी आपको 11 इरेशनल थॉट पैटर्न है जो बताए गए हैं, जो कॉमन है। ऐसा अक्सर होता है। अब आप ये देखेंगे कि देखिए हमारे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है। सबसे पहली स्टेज आती है या पहला जो थॉट पैटर्न आता है वो आता है ऑल और नथिंग थिंकिंग। या तो हम आसमां में रहेंगे या हम जमीन के अंदर रहेंगे, बीच में जमीन पर नहीं रहेंगे, ठीक है। या तो हम आसमान में, स्वर्ग में, या फिर हम पाताल लोक में जाएंगे। अब ये समझने के लिए है, आप इसको मतलब ऐसे एग्जाम में नहीं लिख सकते। मतलब आप चीज़ों को एक्सट्रीम वे में देख रहे हैं। देयर इज अ नो मिडल ग्राउंड अकॉर्डिंग टू योर व्यू पॉइंट। या तो सही होगा या गलत होगा, बीच वाला कोई काम नहीं है, चलो ठीक है, ऐसा वाली कोई फीलिंग आएगी ही नहीं। या तो गुड होगा या बैड होगा, अच्छा या बुरा, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, योर फ्रेंड ऑलवेज नीड टू बी गुड टू यू। तुम्हारा दोस्त या मेरा दोस्त मेरे लिए हमेशा अच्छा होना चाहिए, अगर वो बुरा हो गया तो हम उसको गोली मार देंगे। ऐसा नहीं है भाई, ये सिर्फ हंसने के लिए, ठीक है। सो आपने ऐसी उम्मीद लगाई है कि मेरा फ्रेंड जो भी हो या मेरा लाइफ पार्टनर जो भी हो वो मेरे लिए हमेशा से या हमेशा ही अच्छा रहना चाहिए। दिस इज द इरेशनल थॉट पैटर्न। कभी कभार गलतियां सभी से होती हैं, ठीक है। सो ऑल और नथिंग इज द, हम मान सकते हैं कि ये रूट कोज भी हो सकता है कि आप इसकी वजह से ऐसा इरेशनल थॉट पैटर्न लेके आ रहे हैं। अब ऐसा पॉसिबल है, आप खुद सोचिए, तो ऐसा ना सोचें। ओवर जनरलाइजेशन क्या कहती है, सेकंड पॉइंट। ओवर जनरलाइजेशन कहती है कि आप कंक्लूजन पर पहुंच गए एक सिंगल इंसिडेंट की हेल्प से, ठीक है। मान लीजिए आपका इंटरव्यू है कल को, यही एग्जांपल है यहाँ पर, आपका इंटरव्यू है और आपने सुबह आप अच्छे मूड में गए, अच्छी तरह आपने इंटरव्यू दिया, लेकिन उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। अब आपको नहीं पता क्यों, है ना। तो आपने वहाँ पर क्या सोचा, जब मैं ये इंटरव्यू ही नहीं कर पाया तो मैं करूँगा क्या ज़िंदगी में, मैं तो यार बिल्कुल बेकार व्यक्ति हूँ, है ना, मैं तो एक अच्छा आदमी हूँ ही नहीं, मैं तो किसी के काबिल नहीं हूँ। इसका मतलब सिर्फ एक इंटरव्यू की वजह से आपने अपनी पूरी लाइफ को प्रेडिक्ट कर लिया कि मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकता। भाई दिस इज द ओवर जनरलाइजेशन, यू शुड नॉट डू लाइक दिस, समझ रहे हैं। सो क्या होगा, आप जैसे कि आप पड़ोसी के बारे में सोचते हैं, आपके पड़ोसी ने मान लीजिए आपसे स्टेयर्स मांगे कि हाँ आपके घर वो सीढ़ी है, लकड़ी वाली सीढ़ी होती है, कई बार अक्सर मांग लेते हैं अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो, कि आपके पास या पानी की पाइप है और आप मना कर देते हैं या आपके पड़ोसी मना कर देते हैं, तो आप कहेंगे यार ये तो बेकार आदमी है, इससे तो मिलना ही नहीं चाहिए, इसको तो मुंह ही नहीं देखना चाहिए। तो ओवर जनरलाइजेशन इसी को कहते हैं भाई। नेक्स्ट वन इज द मेंटल फिल्टर। मेंटल फिल्टर क्या कहता है कि आप मेंटल फिल्टरिंग कर रहे हैं, मीन्स एग्जाम्पल से समझे, आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर करते हैं, है ना। मतलब मेरी उम्मीद में लगभग सारी चीज़ें वो कोशिश करते हैं कि मैं अपने बेटा या बेटी के लिए बेस्ट कर सकूं, लेकिन कोई एक चीज़ गलत हो जाती है। मान लीजिए आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने आपके जन्मदिन पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, सभी को बुलाया, लेकिन एक फ्रेंड रह जाता है आपका, कोई भी, शायद मम्मी को ना पता हो, लेकिन उनको आपको सरप्राइज दिया, मम्मी को ना पता हो, तो आप किस बात से गुस्सा हैं अपनी मम्मी पापा से कि आपने उसको क्यों नहीं बुलाया।
अरे भाई आप इतनी सारी जो अरेंजमेंट आपके मम्मी पापा ने की उस पर तो आप ध्यान देते नहीं। मेंटल फिल्टरिंग इसी को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मत पकड़िएगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। Who use mental filtering as their distortion of choices and tend to gloss over positive event and hold a magnifying glass to the negative। समझ पा रहे हैं? ठीक है। Discounting the positive, ignoring और downplaying the positive experiences, उसको कहेंगे डिस्काउंटिंग द। आप पॉजिटिव इवेंट्स को ही डिस्काउंट कर रहे हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें, जो पॉजिटिव खूबियाँ आप में हैं उनको आप डिस्काउंट कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे लिखा है कि आपका प्रमोशन हो गया, अब आप इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, तो आपका प्रमोशन इस वजह से हुआ, लेकिन आपने क्या कहा, यार सीट खाली थी इसलिए मुझे बिठा दिया और कोई बात नहीं है ना, आपने ऐसा कहा, डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव। या फिर देखिए 3 बुक्स हैं जैसा कि मैंने बताया, एक कुछ प्रैक्टिकल्स होंगी और कुछ असाइनमेंट्स, फिर इंटर्नशिप, फिर प्रोजेक्ट वर्क, इस तरह आपके सिलेबस में है। अब डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल ये समझ सकते हैं आप कि आपने खूब मेहनत की, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, 3 बुक सब किया, लेकिन आखिर में आप क्या कर रहे हैं, यार एडमिशन लिए तो करना तो पड़ेगा, इसमें क्या बड़ी बात है ना। सो डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव, आप है जो डाउन प्ले कर रहे हैं अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस को, इसको कहते हैं डिस्काउंट। ये इरेशनल थॉट पैटर्न, यही आपके दुख का कारण तो बनता है ना। तभी तो आपको ये होता है यार वो कोई कर ले, यार कोई ना कर ले, है ना। इस तरह की फीलिंग शायद आपको भी आती होगी कई बार, है ना, लेकिन आनी नहीं चाहिए। आपको एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए, मैं ऐसा ना सोचूं। जंपिंग टू कंक्लूजन पे पहुंच जाना। अब इसका एक ना बिल्कुल मुझे ना गदर एग्जाम्पल लगता है कि आप कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एग्जाम्पल दिया था। मान लीजिए 2 फ्रेंड है, ठीक है, गर्ल्स हैं दोनों, ज़्यादातर मोस्टली गर्ल्स के केसेस में ऐसा देखा जाता है, ठीक है। लड़के के केस में भी ऐसा पॉसिबल है, लेकिन गर्ल्स का एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ ये भी आपको समझ आ जाएगा। एक जो लड़की है, मान लीजिए रुचि, ठीक है, और एक का नाम रख लेते हैं मन्नू। अब आप ये बताएं, रुचि जो डालती है ट्रेडिशनल ड्रेसेस डालती है, मन्नू जो डालती है वो बॉयज़, उनको बॉयज़ लुक काफ़ी पसंद है तो वो बॉयज़ वाले ड्रेस डालते हैं, जैसे कि पैंट शर्ट डाल लिया या लोअर ट्राउज़र या टी शर्ट या टॉप वगैरह डाल लिया, तो इस तरह की जो ड्रेसिंग या कैप भी डाल लेते हैं, ठीक है। और किसी दिन वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आने में लेट हो जाते हैं और मन्नू है जो रुचि को उसके घर छोड़ने के लिए चली जाती है, और पड़ोस में से एक आंटी ने विंडो से देखा, अच्छा इसका तो किसी के साथ टाका भिड़ा हुआ है ना। आप लोगों के मन में आई, आंटी के मन में आई है ना, यार ये तो ना टाका भिड़ा हुआ है किसी के साथ, कल इसकी मम्मी को बताती हूँ, गुड न्यूज़ देती हूँ, उसके लिए गुड न्यूज़ होगी। और वो जाती हैं तुरंत उसकी मम्मी के पास, कल उठ गई कि तुम्हें पता है कल तुम्हारी बेटी को कौन छोड़ने के लिए आया था। तो वहाँ पर क्या है, जंपिंग टू द कंक्लूजन विदाउट गेटिंग एनी काइंड ऑफ फैक्ट्स। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है भाई, लेकिन आप है जो वहाँ पर है जो अपनी राम कथा सुना रहे हैं, अपनी कहानी एक बना रहे हैं, अपनी ही मतलब एक इमेजिनेशन वाली, वही ना तुम्हारे साथ ऐसी बेटी के ना, तुम्हारी बेटी को पूछो क्या हो रहा है भाई। तो ये क्या है, जंपिंग टू द कंक्लूजन। समझ पा रहे हैं, बिना किसी एविडेंस से। आ गई ना आपको समझ में। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन। मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, पॉजिटिव नेगेटिव। आप जो मैग्नीफाई कर रहे हैं वो नेगेटिव इवेंट्स को कर रहे हैं और मिनिमाइज कर रहे हैं पॉजिटिव इवेंट्स को कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समझ पा रहे हैं आप क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर एग्जाम्पल है रिपोर्ट का, वो पढ़िएगा, आपको समझ आएगा, मज़ा आएगा। 1-2 एग्जाम्पल मैं छोड़ भी देता हूँ, है ना। इमोशनल रीजनिंग का भी एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। देखिए, आपको लगता है कि भाई आज बारिश होगी, आप क्या लेके चले हैं, अम्ब्रेला। हालांकि इस केस में आपको इतना दुख होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा। आज आपको लगता है, आज आपको फील है कि हाँ यार आज मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है, आज ना बारिश होने वाली है, क्यों ना आज मैं छाता लेके चलूँ कॉलेज में, तो क्यों ना सभी भीगे और मैं अकेली यहाँ पर चलूँ, या अकेला मैं चलूँ छाता लेके, है ना। तो हो सकता है बारिश ना आए, इरेशनल थॉट पैटर्न हो जाएगा। आ गई तो वो भी ठीक है। लेकिन एक और एग्जाम्पल, आज आप सुबह उठे, आपको कुछ भी सपना आया और आपको महसूस हो रहा है कि जिसे जो आपका क्रश है या जो आपकी क्रश है, आज मैं उसको ज़रूर देखूंगा, आज मुझे डेफिनेटली वो दिखेगी तो मेरा दिन बन जाएगा, है ना। तब आपको जो पूरी उम्मीद है, यू फील देयरफॉर इट मस्ट बी ट्रू, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और वो ना हो तब आपको जो क्या होगा, काफ़ी दुख होगा। इरेशनल थॉट पैटर्न है ना, जो कि आपको हर्ट करेगा। तो ये इमोशनल रीजनिंग है कि आपको लगता है इसलिए कुछ होगा, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। शुड मस्ट स्टेटमेंट,
कि आपको ऐसा तो करना ही चाहिए, मुझे तो आईएएस बनना ही चाहिए, दिस इज द शुड मस्ट स्टेटमेंट्स। ये इरेशनल थॉट पैटर्न हम अक्सर करते हैं। आई मस्ट गेट ग्रेड ए, आई शुड ओबे माई पेरेंट्स ऑल द टाइम। कई बार हम नहीं कर पाते, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस की वजह से लगा लीजिए, कैसे भी। आई मस्ट हैव दिस टॉप ब्रांड टॉय सेट, ये सभी इरेशनल थॉट पैटर्न है भाई, इलॉजिकल है, जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी ही करेंगी। ऊपर जितनी भी हमने पढ़ी है ना, सभी में आपको ओवरऑल प्रॉब्लम महसूस होगी। लेबलिंग एंड मिस लेबलिंग, जैसे कि लेजी, किसी को हम लेजी बोल दें, हो सकता है वो भाई शाम को अपना काम पूरा करके सोता हूँ, सुबह तक देर तक सो रहा है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम कर रहा है, और हम उसको मिस लेबलिंग, ये भी है जो आपके लिए इरेशनल थॉट पैटर्न है। पर्सनलाइजेशन क्या कहता है कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया, यार वहाँ ना ईंट रखी थी मैंने नहीं उठाई इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया, यार ये तो मेरी वजह से हुआ है, उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। ऐसा होता है, कई स्टूडेंट ऐसे हैं, तुम्हारा मोबाइल टूट गया, नहीं यार मेरी वजह से टूट गया, या उसके साथ गलत हो गया मेरी वजह से हो गया, वहाँ गलत हो गया तो मेरी वजह से हो गया। मतलब अपने आप को जो नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व करना, पर्सनलाइजेशन से आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इरेशनल थॉट पैटर्न है, जो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे ही करेंगे। तो आपको इन इरेशनल थॉट पैटर्न को क्या करना होगा, ट्राइंग टू चेंज दिस इरेशनल थॉट पैटर्न इन ऑर्डर टू मेक योर लाइफ हैप्पी। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अब भाई एग्जाम्पल मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बेहतरीन एग्जाम्पल दूं, अगर फिर भी आपको ना समझ आए तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्पेसिफिक टर्म डाउट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी ने जो 11 दिए हमें रैशनल थॉट पैटर्न, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अब मैं इनको जल्दी जल्दी करवाऊंगा, इनकी टर्म्स भी काफ़ी छोटी छोटी है। कि डिमांड फॉर अप्रूवल, आप चाहते हैं कि आपको हर जगह अप्रूव किया जाए। अगर मैं उस लड़के से बात करूं तो वो मुझे अप्रूव करे, मैं टीचर से बात करूं तो वो मुझे अप्रूव करे, मैं किसी दूसरे लड़के से बात करूं वहां भी आपको अप्रूवल मिले। तो ये ऐसा नहीं होता, आपको रिजेक्शन को फेस करना आना चाहिए और आपको रिजेक्शन को फेस करना होगा, है ना। लाइफ सभी कुछ लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप एक कप ऑफ टी है कि आपको कोई चाय लाके देगा और आप जो पियेंगे और मजा आएगा जीवन में, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आपको पहले मेहनत तो करनी होगी ना। तो अप्रूवल, डिमांड फॉर कंफर्ट, अब सभी चाहते हैं कि उनकी लाइफ इजी हो, कंफर्टेबल हो, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना कोई आपको कहीं जाना ना पड़े, कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े, नौकरियों के धक्के ना खाने पड़े, या फिर आपको कुछ कमाने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आपको कुछ स्ट्रगल ना करना पड़े। ऐसा कोई भी पर्सन मुझे नहीं लगता है, सभी को कुछ ना कुछ करना होता है। तो ये चीज़ें ना जब आप समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ में थोड़ी सी खुशी आनी शुरू हो जाएगी, मुझे उम्मीद है। डिमांड फॉर जस्टिस, कि भाई उसने उसको गोली मार दी, उनको तो गोली ही मारनी चाहिए, है ना। या फिर हम कहें कि इस संसार में ना न्याय प्रक्रिया तो होनी ही चाहिए, ऐसा होता है ना। तो अगर आप देखें ना, थोड़ा सा टॉपिक पे हट के बात करते हैं, अगर आप देखें, बिल्कुल छोटी सी बात है कि अगर अच्छाई है ना, उसको अच्छाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं बुराई है ना। आपको नहीं लगता कि न्याय और अन्याय क्या है, फेयर और अनफेयर क्या है? जब फेयर ही फेयर होगा तो आने वाली पीढ़ी कैसे समझेगी कि अनफेयरनेस भी कुछ चीज थी या कोई टर्म थी? पॉसिबल है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। डिमांड फॉर जस्टिस, टॉपिक पे चलते हैं। द इरेशनल बिलीव दैट वर्ल्ड मस्ट बी फेयर एंड दैट पीपल हु डू रॉन्ग शुड बी पनिश्ड बैडली, आप ऐसा कह सकते हैं, है ना। सो डिमांड फॉर जस्टिस आपको समझ आए। डिमांड फॉर परफेक्शन, कि जो भी मैं काम करूं मैं उसमें बिल्कुल परफेक्ट हूं, मैं खाना बनाऊं तो परफेक्ट, बाइक चलाऊं तो परफेक्ट, गाड़ी चलाऊं तो परफेक्ट, कभी गलती ना हो, मुझसे तो हो ही नहीं सकती यार। डिमांड फॉर परफेक्शन। फियर ऑफ डिसअप्रूवल, आपको डर है कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, वो मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कैसे कर सकती है यार, या वो मेरा प्रपोजल रिजेक्ट, उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, कॉलेज के सारे लड़के मेरे पीछे हैं या कॉलेज की सारी लड़की मेरे पीछे हैं, तो उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करने की। सो फियर ऑफ डिसअप्रूवल। फेलियर, हाउ कैन आई फेल इन दैट एग्जाम, ये तो बिल्कुल ईजी था यार, मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। ये भी लूजिंग अप्रूवल, कंट्रोल, टॉलरेंस, फियरफुल, सेल्फ डाउनिंग, ऑल दीज आर द रीजन ऑफ इरेशनल थॉट पैटर्न एंड अनहैप्पीनेस, अनईजीनेस इन योर लाइफ। अगर हम इन सिंपल वर्ड्स कहें तो ये इरेशनल थॉट पैटर्न जो हम कॉमन करते हैं, आप पढ़ेंगे आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। काउंसलिंग सब्जेक्ट काफ़ी गजब है भाई, पढ़िए, मज़ा आएगा। अब बात करते हैं, जब ये इरेशनल थॉट पैटर्न आ रहे हैं तो उसकी ना एक स्टेजेस बना दी, REBD।
दिस बिलीव कॉल्ड इररेशनल बिकॉज दीज आर रेज्ड नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट, फैक्ट पर, रियलिटी बेस्ड नहीं, अनरियलिस्टिक है। सो REBT हेल्प करती है क्लाइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इररेशनल थॉट पैटर्न कौन से हैं और इनको कैसे रैशनल बना दिया जाए। ठीक है, तो एक मॉडल है ABCDE, पहले ABCD था लेकिन अब ABCDE है, तो हम E वाला मॉडल है जो डिस्कस करेंगे। A का मीनिंग है एक्टिवेटिंग इवेंट। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे। आपकी मम्मी ने देखा पड़ोस के लड़का है, जो पड़ोस में कोई भी लड़का है लड़की है, शादी या नौकरी लग गई, तो ये एक्टिवेटिंग इवेंट है। अब आप उससे रिएक्ट कैसे करेंगे, अब देखिएगा। तो एक्टिवेटिंग इवेंट क्या कहती है? सिचुएशन कॉजिंग द डिस्टॉर्टेड थिंकिंग। ये आपके माइंड में थिंकिंग शुरू हो जाएगी। जैसे इन्फॉर्मेशन मिली भाई शर्मा जी का लड़का लग गया या उनकी लड़की की शादी होगी, आपके दिमाग में सोचना शुरू। दिस इज एनी इवेंट, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। अब मान लीजिए पॉजिटिव एक्सपीरियंस इसको कब कंसीडर किया जाएगा? जब एक कॉम्प्लीमेंट की तरह आपको मिलेगी। नेगेटिव, फेलिंग ए टेस्ट, एग्जाम्पल है। ठीक है, बिलीव सिस्टम क्या कहेगा? अगर आप रैशनली सोचेंगे तो आप इसको पॉजिटिव की साइड लेके जाएंगे, अगर आप इररेशनल तरीके से सोचेंगे तो आप नेगेटिव साइड की ओर जाएंगे। कि मान लीजिए बिलीव सिस्टम आपका रैशनल है, तो आप कहेंगे अच्छा शर्मा जी के लड़के ने ना काफ़ी मेहनत की थी, ये बहुत अच्छी बात है, चलो उनके घर मिठाई लेके आते हैं। मतलब लेके आते नहीं, दे के आते हैं ना, तो ऐसा होता है भाई। सो रैशनल आप तार्किक रूप से सोच रहे हैं, लॉजिकल सोच रहे हैं। इररेशनल क्या कहेंगे? इररेशनल होगा कि उसकी लड़की की शादी कैसे हो सकती है, कहाँ हुई है, चलो मुझे बताओ। उसकी लड़की का तो चाल चलन ठीक नहीं है, उसके लड़के का चाल चलन ठीक नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है? इररेशनल थॉट पैटर्न। आप अपनी ही ख्याली पुलाव में फंसे हुए हैं और इररेशनली आप जो नेगेटिव साइड हो रहे जा रहे हैं। तो जो इररेशनल होगा ना वो रियलिस्टिक होगा, हेल्पफुल होगा। इररेशनल अनरियलिस्टिक होगा और दूसरों को हार्म करने वाला, अनहेल्पफुल होगा। कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहने वाले हैं अब इसके? कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे भाई, देखिए, दीज आर द इमोशनल एंड बिहेवियल रिएक्शंस यू एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन योर बिलीव्स। अब जो कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे हमारे बिलीव के ऊपर रहेंगे, है ना। अब अगर आपके रैशनल बिलीव थे तो आप है जो बिल्कुल रिलैक्स, आप अपने बच्चे को कहेंगे बेटा तुम भी मेहनत करो, तुम भी इनकी तरह जो मेहनत कर सकती हैं, जो तुम्हारी लाइफ में जो आप अटेन करना चाहते हैं उनके लिए, और आप है जो कोशिश कर सकते हैं, एफर्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। ये द रैशनल थिंकिंग। इररेशनल थिंकिंग, अबे तेरा क्या होगा भाई, तू कब शादी करेगा या तू कब नौकरी लगेगा जो हम शादी करें, हम बूढ़े होते जा रहे हैं। ठीक है, उनकी लड़की ने शादी कर ली, तुम्हारी लड़की की शादी हो नहीं रही, मतलब वहाँ पे लड़ाई झगड़े होना शुरू। कॉन्सिक्वेंसेज है ये, आप है जो अपनी लाइफ में अनहैप्पी हो जाएंगे जब आपके इररेशनल थॉट पैटर्न रहेंगे। डिस्प्यूटेशन, द स्टेज इन्वॉल्व चैलेंजिंग क्वेश्चनिंग योर इररेशनल बिलीफ। तब आपने क्या कहा? आराम से बैठ के सोचा, यार उनके लड़के ने मेहनत की, उनका लड़का लग गया या उनकी लड़की का रिश्ता हुआ, ठीक थी, अच्छा बात था, तो उनकी लड़की की शादी हो गई। अब मेरे लड़का मेहनत नहीं कर रहा, पढ़ नहीं रहा, तो इट्स कॉमन है कि वो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। आपने डिस्प्यूट किया, चैलेंज किया अपनी थिंकिंग प्रोसेस को कि यार मैं कैसे ऐसा सोच सकता हूँ, वो हमारे पड़ोसी हैं, हमें उनके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। तो डिस्प्यूटेशन, जब आप चैलेंज करेंगे अपने इररेशनल थॉट पैटर्न को, तब आप जो एक न्यू फैक्ट लेके आने में कैपेबल होंगे। जब आप डिस्प्यूट करेंगे इररेशनल बिलीव से, तब आपके दिमाग में चलो ठीक है, कोई बात नहीं, खुशी की बात है, चलो एक मिठाई का डब्बा उनको दे के आते हैं। सो न्यू इफेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा लेसन कंप्लीट। उम्मीद है काफ़ी मज़ा आया होगा आज की वीडियो में, काफ़ी एग्जांपल्स थे और काफ़ी आप अपने आप से रिलेट कर पाए होंगे यहाँ पर, है ना। सो इस वीडियो में इतना ही। नोट्स की बात बता देता हूँ मैं। ₹9, वेट ए सेकेंड, ₹9 पर PDF आपको पे करना होगा। आप सभी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। पर PDF है ये PDF, ठीक है, ₹9, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें ना बस एक सिलेक्टेड चैप्टर की PDF चाहिए जो आप हमें प्रोवाइड करा सकते हैं, तो इसलिए हमने होल बुक का प्राइस है जो नहीं रखा। जिसको जैसे चाहिए वो बिल्कुल ईजी यही है ना, ₹9 पर PDF, जितनी आप चाहें उतनी आप तैयारी कर सकते हैं, ये काफ़ी ईजी रह जाता है। सो अगर आप नोट्स के रिगार्डिंग कुछ भी जानना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आई व्हाट्सएप और ईमेल ID। अदरवाइज अगर आप नोट्स में जो कंटेंट है उसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है किसी टर्म से रिलेटेड, तो आप यूट्यूब पर पूछिए, मीन्स कमेंट सेक्शन में पूछिए। उसका एक बेनिफिट है कि आपका डाउट अगर 10 बच्चों का और है तो वहाँ पर उन्हीं का एक ही बार में जो क्लियर हो जाता है। दैट्स वाई वी आर टेलिंग यू। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। नमस्कार।